सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर, बल्कि शायद दुनिया के किसी भी चैनल पर आप ये पहला प्रोग्राम देख रहे हैं तालिबान के गढ़ लोगर सूबा से और तालिबान के इस अहम तरीन मरकज से। आपको अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों में घंटों की मुसाफतें तय करके जाना होगा तो आपको पता चलेगा कि 20 साल जंग की हौलनाकियां क्या हैं। इस बच्चे का वालिद गाड़ी पर ड्रोन हमला हुआ, इस घर के तमाम छोटे बड़े मर्द खाकस्तर हो गए। उठ रही है जो खौफनाक मंजर है इस खंडर का। दुनिया की तारीख में ऐसा जुल्म और वहशत किसी ने नहीं देखी होगी। यहाँ तक कि उन लोगों ने कैदियों पर कुत्ते भी छोड़े, अमरीकी वहशियों की तरह वहाँ आते थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स अफगानिस्तान से। पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाले सहाफ़ी जो अफगानिस्तान आए, उनमें से 90% से ज़ायद सहाफ़ियों ने सिर्फ और सिर्फ काबुल पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी, जबकि काबुल के अलावा अफगानिस्तान के 33 और सूबे भी हैं। काबुल के अलावा अफगानिस्तान में और ऐसा बहुत कुछ है जिसको दिखाया जा सकता है, जिस पर बात की जा सकती है, जहां गुज़श्ता 50 साला 2 आलमी ताकतों की जंगों के असरात और नुकूश मौजूद हैं। हम तब्दीली का ये खुसूसी प्रोग्राम आपके पास लेकर आ रहे हैं अफगानिस्तान के सूबा लूगर से। ये वो सूबा है जो अफगानिस्तान के सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, सबसे ज्यादा इनसिक्योर और सबसे ज्यादा अस्करियत पसंदी या शिद्दत पसंदी के दौर से गुजरने वाले सूबों में से एक है। आज जिस जगह पर मैं इस डबल कैबिन गाड़ी के ऊपर यूं खुले तरीके से सफर कर रहा हूं, जिस शाहरा पर आज से सिर्फ 2 माह पहले तक दुनिया का कोई इंसान सिवाय यहां के मकामी लोगों के वो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो इस तरह इस शाहरा पर लोगर सूबे के इस इलाके में यूं एक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर वो प्रोग्राम कर सकता है या किसी से बात कर सकता है या किसी से मुखातिब हो सकता है। ये वो सूबा है जहां साबिक अफगान सदर अशरफ गनी का गांव है। ये वो सूबा है जहां इस वक्त जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है, जो तालिबान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास सतांगज़ई, उनका ताल्लुक भी इसी सूबे से है। और अब्बास सतांगज़ई कतर दोहा में जो तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस था उसमें बहुत अहम किरदार अदा करते रहे, जितना भी डायलॉग का प्रोसेस रहा है। इस सूबे को आप कह सकते हैं कि ये सोवियत यूनियन के ज़माने में, पोस्ट सोवियत यूनियन के ज़माने में, नजीबुल्लाह के ज़माने में, उसके बाद भी काबुल, जो काबुल शहर और काबुल सूबा, ये उसका जनूब मशरकी गेट या जनूब मशरकी दरवाज़ा या सदर्न ईस्टर्न गेटवे टू काबुल प्रोविंस इसको कहा जाता है। इस सूबे के जो लोग हैं उनका जो जरिया मुआश है उसमें बागात है। यहाँ पे कई किस्म के फल यहाँ पर काश्त किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। और जो तीसरा बड़ा जरिया यहाँ पे लोगों की मुआश का या आमदन का, वो लाइफ स्टॉक है। इस सूबे में कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी हैं, आज भी हैं और पहले भी रह चुकी है, जिसमें यहाँ पे अमेरिका की एक बहुत अहम तरीन बेस, यानी अफगानिस्तान की जो अहम तरीन बेसिस हैं उनमें से एक अहम तरीन बेस यही थी इसी लोगर सूबे में। इसके अलावा जो अफगान पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है उसका ट्रेनिंग सेंटर भी इसी सूबे में है। इसके अलावा जो अफगान एयरफोर्स की एक एयर बेस वो भी इसी सूबे में है। जिस शाहरा पे इस वक्त हम गामजन हैं, आपको हम लेकर जा रहे हैं बाबूस, एक जगह है। इस सूबे में ऐसे बहुत से मकामात हैं बाबूस की तरह के, जहां पर दिल खोलकर बमबारी की अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने, जहां जमीनी फौज यानी ट्रूप्स भेजे गए और ऊपर से ड्रोन के जरिए से, फाइटर जेट्स के जरिए से बमबारी की गई और परखचे उड़ा के रख दिए गए सूबे के कोने कोने के। उन्हीं में से एक इलाका बाबूस
हम आपको बाबूस लेकर जा रहे हैं, वहां क्या तबाही बर्पा की गई थी आपको वो दिखाएंगे, और आपको इस प्रोग्राम में एक ऐसे तालिबान कमांडर से मिलवाएंगे जिसकी हैबत और धाक से अमेरिका घबराता था, डरता था और सहमा हुआ था। वो कमांडर कौन है, उन्होंने किस तरह इसी पुले आलम को और लोगर के अंदर जो उनकी तहरीक थी, जो भी तालिबान का मकसद था, मिशन था अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ, उसको उन्होंने कैसे जारी और सारी रखा। देखते रहिएगा तब्दीली का ये खुसूसी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम अफगानिस्तान के सूबे लोगर से। इस वक्त हम अलूज़े गांव में मौजूद हैं और ये मेरे अकब में जो आप इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये अब इमारत तो नहीं है, ये तो तबाहशुदा एक मलबे का ढेर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये मस्जिद है और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद चिनार बाग। इस मस्जिद के ऊपर अमेरिकन और अलाइड फोर्सेस ने ड्रोन से या फाइटर जेट से बम्बार्डमेंट की। मस्जिद में कुछ नमाजी मौजूद थे और इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि आप अगर किसी भी मज़हब की इबादत गाह को, उसके माबद को निशाना बनाएंगे तो उस मज़हब के मानने वालों या उस मज़हब के पैरोकारों का जो रद्द-ए-अमल है वो फितरी होगा। क्यों तालिबान की तहरीक मजबूत से मजबूत तर होती चली गई? क्यों तालिबान की तहरीक इन 20 सालों में मिटने के बजाय ज़्यादा ताकत के साथ उभरी? क्यों तालिबान सपोर्ट बेस हासिल करने में कामयाब हुए अफगानिस्तान की इंडिजिनस अवाम के, इंडिजिनस यहाँ के इस मट्टी से पैदा होने वाले लोगों के? क्यों? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ये कुछ किया इस मुल्क के साथ। रास्ते में जितने घर आपको मैंने दिखाए उनमें से 90% इमारतें किसी की छत उड़ा के रख दी गई, किसी की दीवारें उड़ा के रख दी गई। और ये मट्टी के बने हुए घर, इन घरों में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या बीती होगी जब ऊपर से शेल गिराए जाते होंगे, बम्बार्डमेंट की जाती होगी, इनके चीथड़े उड़ जाते होंगे और इनकी मदद तक कोई पहुंचने वाला नहीं होगा, इनकी आओ फौगा सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर ये होना था जो हमने 15 अगस्त को देखा जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल को। अगर आप किसी कलीसा में जाकर बमबारी करें, खुदा ना खास्ता, जो कि कोई मुसलमान या इस्लाम जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, अगर आप हिंदुओं के, सिखों के, बुद्ध मत के पैरोकारों के या किसी और मजहब के माबद या इबादत खाने पर बमबारी करें तो आप तसव्वुर करें कि दुनिया में कितना भौचाल खड़ा हो जाए। आप तसव्वुर करें कि दुनिया हिल कर रह जाए। ह्यूमन राइट्स के चैंपियन दुनिया को तलपट करके रखते। अक़वाम मुत्तहिदा का एक हंगामी इजलास बुला दिया जाए। अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक अपना वर्ल्ड ऑर्डर लेकर दुनिया पर चढ़ाई कर दे। ये मुसलमानों का माबद नहीं था? क्या ये इस्लाम की इबादत गाह नहीं है? ये मस्जिद और ये मेहराब मस्जिद, बहुत कुछ एक्सक्लूसिवली आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे जो इससे पहले शायद आप नहीं देख सके होंगे। मसला यह है कि अफगानिस्तान को समझना है तो आपको अफगानिस्तान में आना पड़ेगा, और अगर अफगानिस्तान में आना है तो फिर काबुल में नहीं ठहरना होगा। आपको काबुल से बाहर निकलना होगा। आपको अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों में घंटों की मुसाफतें तय करके जाना होगा, तो आपको पता चलेगा कि 20 साल जंग की हौलनाकियां क्या हैं। ये शहीद कुरान पाक के कुछ औराक हैं और यकीनी तौर पर यहाँ पे और भी कुरान पाक के बहुत सारे नुस्खे मौजूद होंगे जो शहीद हो गए होंगे। ये है हमारी मुकद्दस किताब, ये है हमारे मुकद्दस औराक। आप हमारी किताबों को शहीद करें, आप हमारे
हमारी इबादत गाहों पर बमबारी करें, आप निहत्ते लोगों को शहीद करें, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपको शायबा है कि इस मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्द है, सिर्फ इस शक की बुनियाद पर कि आपको शक है कि इस मुल्क के अंदर अलकायदा है या कोई और आपका दुश्मन बैठा हुआ है, और आप सिर्फ इस बुनियाद पर आप पूरे मुल्क को, अफगानिस्तान को जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बना दें, आप अफगानिस्तान को खंडरिस्तान बना दें, और फिर आपका जीना भरे, और फिर आप चाहें कि आप इस मुल्क में मुसल्लत दर मुसल्लत रहें यहाँ पर। ये नहीं हो सकता था। तो जो हुआ 15 अगस्त को, अब आपको अंदाजा हो सकता है कि वो कितने अरसे का गुबार था अफगान कौम के अंदर, कितने अरसे की घुटन थी अफगान कौम के अंदर, और उनके अंदर बदले की और गुस्से की जो लौ थी वो किस तरह तेज हो रही थी। चलते हैं कुछ और इलाके आपको दिखाते हैं। जो मस्जिद मैंने आपको दिखाई, इस मस्जिद में 10 नमाजी शहीद हुए और कुछ नमाजी जख्मी हुए। इन रास्तों से गुजरते हुए मैं चाहूंगा कि आपको हम दिखाते रहे साथ साथ कि कितनी इमारतें हैं जिनको निशाना बनाया गया, जिन इमारतों को एक तरह से बुलडोज कर दिया गया, जिन इमारतों को तहबाला कर दिया गया, और अमेरिका और उसके इत्तेहादी अपनी ताकत के नशे में बदमस्त होकर 20 साल तक यकतरफा तौर पर इस मुल्क पर बमबारी करते रहे। यहां पर उन्होंने अपनी फौज मुसल्लत किए रखी, ग्राउंड ट्रूप्स भी थे, जमीनी फौज भी, और फजाई बमबारी भी थी। मैं अब आपको कुछ घरों में लेकर जाऊंगा और आपको कुछ घर दिखाऊंगा और आपको लोगों से भी मिलाऊंगा यहां के, और जब आप उनके वाकयात सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि इन लोगों ने जो 20 साल इस मुल्क में गुजारे वो किस कर्ब के साथ गुजारे। इस वक्त जिस गांव में मैं मौजूद हूं, लोगर के ये गांव तालिबान का मरकज समझा जाता था। यहाँ तालिबान, आप समझ लें कि उनके कई अहम कमांडर्स का ताल्लुक इस गांव से है। आज वो लोग यहाँ से निकल के और हुकूमत के मुख्तलिफ मामलात और निज़ाम को संभाल रहे हैं। ये जिस घर में मैं मौजूद हूँ, इस घर को जिस तरह बर्बाद कर दिया बम्बार्डमेंट करने के बाद, आप इसका हशर देख रहे हैं। इस घर के मालिक का ताल्लुक ना अलकायदा से था, ना दाइश से था, ना तालिबान से था, ना तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से, ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, ना हिज़्ब इस्लामी से, ना हक्कानी ग्रुप, किसी से ताल्लुक नहीं था। इसके बावजूद इस घर को अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज ने बमबारी करके मलिया मेट कर दिया, और तासुफ का इजहार तक नहीं है अमेरिका को और उसके इत्तेहादी। ये एक घर नहीं, इस तरह के इसी गांव के अंदर, जिस गांव में मैं मौजूद हूं, इसी गांव में इस तरह के दर्जनों घर हैं जिन्हें बम्बार्डमेंट करने के बाद मलिया मेट कर दिया गया। इस घर में आखिर ऐसा क्या पड़ा हुआ था कि जिससे अमेरिका खाइफ था? आखिर इस घर में ऐसा क्या था कि जो अमेरिका की सलामती के लिए खतरा हो सकता था? आखिर इस घर में ऐसा कौन सा फर्द था जो अमेरिका को मोस्ट वांटेड होगा या मतलूब तरीन अफराद में शामिल होगा? पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर, बल्कि शायद दुनिया के किसी भी चैनल पर आप ये पहला प्रोग्राम देख रहे हैं गुज़श्ता 2-2.5 माह में, तालिबान के गढ़ लोगर सूबा से और तालिबान के इस अहम तरीन मरकज से। हमारे साथ है
इससे बात करते हैं। और उमैर यासर हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि क्या आपके घर में कोई ऐसा शख्स था जो अमेरिका को मतलूब हो सकता है, या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ थी जिससे अमेरिका को ख़तरा था तो उसको लगा कि हमें इस घर पर बमबारी करनी चाहिए? نه د موږ کور کې داسې څوک نه وو. موږ یې له جنګ حال کې وویستلو او د موږ کور یې بم واچوه. موږ یې له دغې د جنګ په حال کې وویستلو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز ہمارے گھر میں نہیں تھی، نہ ہی ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد کیونکہ حکومت کو یا امریکہ کو مطلوب تھا. تو ہم جب ادھر تھے تو جب یہاں پہ ایک بھرپور قسم کی جنگ شروع ہوئی تو ہم اپنے فیملی کے ساتھ یہاں سے نکلے اور پیچھے ہمارے گھر پر بمباری ہوئی. जब यहाँ बमबारी शुरू हुई आपके घर पे, तो ये शायद जब तालिबान ने लोगर सूबे को फतह किया था उससे एक दिन पहले का वक्त है. دا بمباري له هغه چې ولایت نیول شو لږه نه ورځ مخکې دا بمباري وشوه. یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن لوگر فتح ہوا، طالبان نے جب یہاں پہ اپنی فتح حاصل کی، اس سے ایک دن پہلے یہ بمباری یہاں پہ ہوئی تھی. کافی زیادہ جنگ بھی ہوئی آس پاس، تو پھر اس کے بعد بمباری ہوئی. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तालिबान के पुल आलम के कमांडर, पुल आलम जो कि कैपिटल है दारुल खलाफा लोगर सूबे का, कारी हिकमतुल्लाह संगरी. कारी हिकमतुल्लाह संगरी कमांड कर रहे थे तालिबान की उस फोर्स को जिस फोर्स ने पुल आलम पर कब्जा किया या पुल आलम को फतह किया. जब तालिबान जिला दर जिला फतह करते करते काबुल की जानिब बढ़ रहे थे तो पुल आलम को जो एक सूबे के कैपिटल को फतह किया वो कारी हिकमतुल्लाह संगरी ने फतह किया. और अमेरिका इनसे बहुत खौफ रहा, अमेरिका के ऊपर इनका बहुत रौब कायम रहा, क्योंकि ये सारा इलाका जो है ना सिर्फ ये यहाँ के मुकामी है बल्कि ये तालिबान का मरकज भी रहा ये इलाका. और ये कमांड करते रहे एक तवील अरसे तक तालिबान की फौज को. तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए ये कितने अहम और मतलूब शख्स हो सकते हैं. हिकमतुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं. कारी साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका के पास दुनिया के जदीद तरीन जहाज हैं, उसके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसके पास लोगों को सर्च करने की, ह्यूमन सर्च करने की टेक्नोलॉजी है, पैसा है उसके पास, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, राइफल्स हैं, जो नाम ले दुनिया का उसके पास है. तालिबान के पास इनमें से कुछ नहीं था सिवाय चंद इस किस्म के राइफल्स के या रॉकेट लॉन्चर्स के. तो आपने अमेरिका जैसी सुपर पावर को जिसके पास इतना कुछ था, 20 साल आपने उसके साथ कैसे जंग लड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. تاسو د سوال په جواب کې به زه ووایم چې موږ کوم د امریکایانو سره چې کومه مقابله وکړه هغه. जब अफगानिस्तान में अमेरिकी आए तो मैंने अपनी क़यादत के तहत जहाद शुरू किया. मैंने 20 सालों में कभी टेलीफोन पर बात नहीं की. अमेरिका के जहाज़ और ड्रोन भी यहाँ फिरते थे और हमें उनसे बचाने वाला सिर्फ अल्लाह था. हालांकि वो दुनिया भर के मीडिया में ये शोर मचाते थे कि हमें ज़मीन पर 2 इंच की चीज़ भी नज़र आ जाती है, लेकिन ड्रोन हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखते. हम तमाम तर असलहा और गाड़ियों के साथ घूमते और जंग में उनके साथ मुकाबला करते थे. अल्लाह ने उन्हें अंधा कर दिया और वो हमें नहीं देख सकते थे. मैंने 18 साल तक उनका मुकाबला किया और इस दौरान मैं अपने गांव से नहीं निकला. आपने ये गांव देखा है, हम यहीं पर रहते थे. यहाँ के अवाम हमें पनाह देते, खाना देते और हमारा ख्याल रखते थे. अवाम की कुर्बानियों से अल्लाह ने अमेरिका को नाकाम किया. امریکا ته موږ هیڅ نقصان نه سوی رسولی، خو یوازینی نصرت یوازینی وهنه چې هغه د الله پاک و بس. आपने अमेरिका के कई फौजी, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के कई फौजी मारे, खुद मारे आपने. जी. आपने अमेरिका के आर्मर्ड व्हीकल जो उसके टैंक थे, उसके बाकी बख्तरबंद गाड़ियां थी, आपने उनको तबाह किया. आपने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया. अमेरिका के लिए आप बहुत मतलूब थे, अमेरिका आपको सूंघता फिर रहा था. इन 20 सालों में आप अपने आप को आपने छुपाया कैसे, किस तरह आपने अपने आप को अमेरिका की नजरों से बचा के रखा? امیر صاحب، ما د کله افغانستان ته امریکایان راغلل، ما د خپل وس سره چې دوی په مقابل. आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि
کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جو مقابلہ کیا وہ صرف اور صرف اللہ کی نصرت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ہمارے ساتھ اپنے عوام اور افغانستان کے غیرت مند لوگ تھے۔ اللہ کی نصرت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پاس سوائے راکٹ اور کلاشنکوف کے کچھ بھی نہیں تھا۔ امریکہ اور اتحادیوں سے ہم نے جتنا بھی مقابلہ کیا وہ ہم نے اللہ پر توکل کر کے کیا اور اللہ کی مدد کے ذریعے کیا۔ وسائل کے لحاظ سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس مختلف قسم کے جہاز اور ڈرون تھے۔ ہم بندوقوں اور راکٹوں کے ذریعے امریکہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ہمارے ساتھ واضح اللہ کی مدد تھی۔ نه یم وتلی د دې خړ کلي نه تاسو به لیدلي له دې کلي نه زه نه یم وتلی همدلته به مونږ اوسېدو وړی یو ځای مې به इस वक्त एक और तबाहशुदा मस्जिद के बाहर मैं खड़ा हूँ। ये मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं, और जब यहाँ बमबारी हुई थी तो उस वक्त 6 नमाजी मस्जिद के अंदर मौजूद थे। उस मस्जिद की तो फिर भी कुछ दीवारें बाकियात के तौर पर खड़ी हैं। ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर ज़मी बोस हो गई है। सिर्फ यहाँ कुछ हिस्सा पुख्ता फर्श का बाकी है। 6 नमाजी थे इस मस्जिद में, जिनमें से 3 नमाजी जख्मी हुए, जबकि 3 नमाजी वो मलबे तले और मट्टी तले दब गए। ये वो जगह है जो मैदान जंग बनी थी तालिबान और अमेरिका और उसके इत्तेहादी फोर्सेस के दरमियान। ये सामने तालिबान का एक मरकज़ है, जिस मरकज़ की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। ये जंग जो है वो शुरू हुई थी रात 8 बजे, और ये जंग सुबह 4 बजे तक जारी रही थी। ये इमारत जो आप देख रहे हैं, ये तालिबान का मरकज़ था, जहाँ 13 तालिबान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से लड़ते लड़ते जहाँ बहक हुए, उनकी ज़िंदगी गई। दर्जनों के करीब अमेरिकी और उसके इत्तेहादी मारे गए। ये पूरा इलाका, वो जो दरख्तों का झुंड आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से लेकर और इस इमारत तक, ये पूरा इलाका जो है वो मैदान जंग बना हुआ था। और अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने ज़मीनी फ़ौज के साथ साथ टैंकों के ज़रिए से आर्मर्ड व्हीकल्स चढ़ाई कर दी, और जब और कुछ नहीं बन सका तो फिर एरियल बॉम्बिंग की गई, फ़ज़ाई बमबारी की गई। और ये इस वक्त जो घरांदे आपको तबाह हाल मंजर आपको दिखाई दे रहा है, ये अमरीकी बमबारी का है। एक कतार ये थी कमरों की, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। एक कतार ये थी कमरों की, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। ये इस इमारत का सहन या दालान था। ये जो खंडर, इस खंडर से जो हौलनाकी उठ रही है, जो खौफनाक मंजर है इस खंडर का, यकीन करें ये हौलनाकी और ये खंडर, ये खौफनाक मंजर, ये सिर्फ इस एक इमारत का नहीं है। पूरा अफगानिस्तान मशरिक से मगरिब और शिमाल से जनूब तक, मज़ार शरीफ से लेकर नीचे कंधार तक, और मशरिक से लेकर मगरिब तक, इसी तरह अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने खंडर में तब्दील कर दिया। इस शाहराह पर आज से चंद हफ्ते पहले तक कोई गैर मुकामी सफर नहीं कर सकता था। इस घर पर आज से 4 साल पहले अमेरिका, उसके इत्तेहादी अफवाज बमबारी की गई थी, और इस घर के इस पूरे हिस्से मस्मार करके रख दिया गया। जो खौफनाक मंजर है इस खंडर का। इस बच्चे का वालिद, गाड़ी पर ड्रोन हमला हुआ, इस घर के तमाम छोटे बड़े मर्द खाकस्तर हुए।
घर में लेकर जाएंगे जिस घर में एक शख्स को निशाना बनाया गया जो यहाँ पे इसी गांव में एक किराने की दुकान चलाता था। वो यहाँ पर इमाम मस्जिद पे था और उसको अपने घर के अंदर खिड़की से निशाना बनाया गया। ये जो मकाम आपको नज़र आ रहा है, इस मकाम पर अमेरिकन ट्रूप्स उन्होंने हेलीकॉप्टर से लैंड किया। लैंड करने के बाद ये जो सामने खिड़की, आपको 2 खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, ये इन खिड़कियों के उस पार कमरे हैं। इस खिड़की के कमरे में वो इमाम मस्जिद मौजूद थे। यहाँ से उन्होंने फायरिंग की, खिड़की के शीशे टूट गए और मौलाना साहब वो गोली चीरते हुए गुजर गई। अब ज़रा इस घर में आपको लेके चलते हैं और उनका जो बड़ा बेटा है उससे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घर में अमेरिका को ऐसा क्या लगा था। इस नौजवान का नाम फजल हक है और इसी के वालिद मौलवी नसीर साहब थे जो इसी कमरे में थे। ये दरअसल इनका हुजरा है। ये कल्चर है अफ़गानिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग फ़र्श पे बैठते हैं, चटाई, कालीन, दरियों पर। तो ये दरअसल हुजरा है जहाँ पे घर के लोग भी बैठ सकते हैं और बाहर से आने वाले मेहमान भी बैठ सकते हैं। तो वो इसी कमरे में थे। मौलवी नसीर साहब, ज़रा बात करते हैं फजल हक से। फजल हक, रात के वक्त ये हुआ था, आपके वालिद यहाँ मौजूद थे, क्या कमरे में कोई और भी था और क्या वालिद के अलावा घर में किसी और की भी जान गई है? वो कमरा के वक्त दाई तनाव او داسې و تناو پروت و مونږ یې ټول د شپې کاته کړو د شپې چې څنګه کاته کړو یوې کوټې ته کړو ما خپله ما پلار یوې کوټې ته کړو یوې کوټې ته کړو زردمینه لري مونږ په هغې زردمینې کې ټول کړلو دا خپله راغی وایي چې شي نسته وایي یو خواته به تملم اتې دلته پاس بلخانې ته راوخوت پاس بلخانې ته چې راوخوته پوجان ناغلله د دې ورسۍ له خوا یې دلته ډاس پې کړی د 3 بجې شاوخوا وې یو د ولایت پته کېدو نه مخکې یوه ورځ مخکې دی شهید شو او دا مخکې پوجي چې ولاړو د پولې له سر نه ویشتلی و دا څنګه چې دا 3 بجې وې دا شهادت رسولی و دا شهود دی. یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور ہم یہاں پہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود تھا، میرے چھوٹے بھائی تھے، تو میرے والد صاحب آئے تو انہوں نے ہم سب کو نیچے کمرے میں منتقل کر دیا کیونکہ آس پاس کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھیں. تو جب کافی ٹائم گزر گیا تو وہ خود یہاں پہ آ کے یہاں پہ سو گئے. یہ کھڑکی چونکہ کھلی ہوئی تھی اور رات کے تقریباً 2 بجے یا 3 بجے کا وقت تھا تو یہاں پہ امریکن فوجی اس گاؤں میں داخل ہوئے اور باہر سے انہوں نے ایک بم پھینکا. یہ کھڑکی چونکہ کھلی ہوئی تھی ہوا کے لیے تو اس کھڑکی کے پاس ہی آ کے وہ بم پھٹا اور اس کی وجہ سے اس کمرے کو بھی نقصان ہوا اور میرے والد کو جو شدید چوٹ آئی اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. آپ کے والد کو چوٹ کہاں لگی تھی؟ کم سے لگے دلے استاد زما پلار دا سر د نیمایي کوپړې ترې نه وړې وه یو رقم بمي مرمۍ دی دا مرمۍ باندې دا شا ویشتلې وه داسې باد کړې وه خو په هغه وخت کې زه چې ورته راورسېدم دغه لا سوا کې داسې د الله چې کرا جک ما ته غږ ونه کړ خو له الله چې کرا جک بیرته کرا کېښود د سید اتې خطر دا سارې نیمایي ترې نه وړې وي. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ایک زوردار دھماکہ ہوا تو پھر میں جب اوپر آیا تو میرے والد صاحب کو سر پہ شدید چوٹ آئی ہوئی تھی. باقی ان کا جسم ٹھیک تھا لیکن سر پہ ان کو شدید چوٹ آئی ہوئی تھی. تو جب میں بھاگ کے اوپر پہنچا تو ان کا ایک ہاتھ ایسے ہوا میں تھا اور میں جب مطلب سانس تھی اس وقت ان میں اور وہ ہاتھ ان کا اسی وقت نیچے گرا اور اسی وقت وہ شہید ہو گئے. आज इस प्रोग्राम में हमने आपको सूबा लोगर के बाद अब सूबा मैदान वर्दक दिखाना है. वर्दक को वर्दक भी कहते हैं, मैदान वर्दक भी कहा जाता है. इस सूबे के 9 अजला हैं और अफ़गानिस्तान की अहम जो स्ट्रेटेजिक हाईवे है काबुल से कंधार तक वो इसी सूबे के 3 अजला से गुजरती भी है. इस सूबे में अक्सरियत जो है वो पश्तूनों की है जबकि ताजिक, कज़लबाश और हज़ारा भी यहाँ पे आबाद हैं. कज़लबाश कबीला जो है अगर उसके बारे में आपको बताऊं तो वो शिया होने के बायस
नस्ल कुशी का भी शिकार रहा है। ताजिक जो है वो पश्तूनों के बाद अफगानिस्तान की दूसरी बड़ी कौम बनते हैं। इन्हें ईरानियों नस्ल भी कहा जाता है। इनकी अक्सरियत जो है वो दरी ज़बान बोलती है और ये सुन्नी मुसलमान हैं। ताजिक जो है यही दरअसल शिमाली इतिहाद नॉर्दर्न अलायंस में भी अक्सरियती ग्रुप था। हज़ारा को भी अफगानिस्तान में अपनी बका का सामना रहा है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये चंगेज़ खान की मंगोल नस्ल से हैं। इनका कद और चेहरे की जो साख्त है और जो हैत है वो पश्तूनों से यकसर मुख्तलिफ है, इसलिए ये बासानी पहचाने जाते हैं। पश्तून जो कि सुन्नी मुसलमान है, जबकि हज़ारा की वाज़ेह अक्सरियत जो है वो शिया मुसलमान है। अगस्त 1998 में तालिबान ने तकरीबन 4000 शिया हज़ारा का मज़ार शरीफ में कत्लेआम भी किया था। तालिबान का इस सूबे के अक्सरियती इलाकों पर कंट्रोल रहा है। इसकी आबादी तकरीबन 6.5 लाख से ज़ायद है। आपको मैंने इस सूबे के अंदर जो मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं, एथनिसिटीज़ हैं, उनका जिक्र क्यों किया और यहाँ जो मुसलमानों के मुख्तलिफ फ़िरके हैं उनका जिक्र क्यों किया, उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान को आप जब भी स्टडी करेंगे तो आपको अफ़गानिस्तान को स्टडी करते वक्त, अफ़गानिस्तान को समझते वक्त आपको यहाँ की कौमियतों को भी जहन में रखना पड़ेगा, यहाँ के कबाइल को भी जहन में रखना पड़ेगा। हत्ता कि अगर आप पश्तूनों को स्टडी कर रहे हैं तो पश्तूनों के अंदर जितने कबाइल हैं, गिलज़ई है, होतक है वगैरह वगैरह, उन सब को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। और यहाँ जो सुन्नी शिया की तफरीक है उसको भी आपको जहन में रखना पड़ेगा, तब आप अफ़गानिस्तान को सही मानों में समझ सकते हैं। इस सूबे में हमसे पहले कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी, कोई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट यहाँ नहीं आया ताकि वो यहाँ की बर्बादी और यहाँ की टेरेन और यहाँ के लोगों से आपको मिलवा सके। इस वक्त जिस शाहराह पर हम सफर कर रहे हैं, इस शाहराह पर आज से चंद हफ्ते पहले तक कोई गैर मुकामी सफर नहीं कर सकता था। खुद यहाँ के जो सिविलियंस हैं उनके लिए सबसे गैर महफूज शाहराह बन चुकी हुई थी। ये सूबा सबसे वॉलेटाइल सूबा बन चुका हुआ था। यहाँ आपको मालूम नहीं था कि आप अगर घर से बाहर निकले हैं तो आप किसी भी अंधी गोली का निशाना बन सकते हैं, आप रॉकेट लॉन्चर का निशाना बन सकते हैं, आप फजाई बमबारी का, इत्तेहादी अफवाज की एयर स्ट्राइक्स का निशाना बन सकते हैं। ये सूबा इतना वॉलेटाइल था, इसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि मार्च 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक वायलेंस के 604 वाकयात रिकॉर्ड किए गए सिर्फ सूबा मैदान वर्दक में। 604 वाकयात, और इन 604 वाकयात में से 388 दरअसल वो जंगें थी, दोज वर द बैटल्स, जो कि तालिबान, अफगान फौज और अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज के दरमियान लड़ी गई। आज यहां सफर करना और आज से चंद माह पहले यहां सफर करना एक डरावने ख्वाब की तरह था। आज यहां अमन वापस लौट रहा है। दुनिया को चाहिए कि वो तालिबान को दीवार से लगाने के बजाय इनके साथ ताउन करे, जैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये बात दुनिया को पावर करवा रहे हैं कि हमें इनके अंदर मदाखलत नहीं करनी, हमें इन्हें दीवार से नहीं लगाना, हमें इन पर दबाव नहीं डालना। ये जो मेरे दाएं जाने पहाड़ है, ये पहाड़ मार्बल के पहाड़ है। जैसा मैंने पहले आपके सामने जिक्र किया कि ये दौलत से माला माल मुल्क है, लेकिन इसको बारूद से माला माल कर दिया गया, इस मुल्क को असलहे से माला माल कर दिया गया, इसे रॉकेट लॉन्चर से माला माल कर दिया गया, इसे बारूदी सुरंगों से माला माल कर दिया गया। आज इस मुल्क को वापस एक नॉर्मल और मामूल की जिंदगी की तरफ लौटने का मौका मिला है, तो दुनिया को चाहिए कि वो इस मुल्क के साथ ताउन करे। इस वक्त मैदान वर्दक में एक बाग में हम मौजूद हैं। आपको पूरे अफगानिस्तान में जहाँ जहाँ हम गए हैं, चाहे ये मैदान वर्दक सूबा हो, काबुल सूबा हो, गजनी सूबे में हम गए, हम लोगर सूबे में गए, हम बामियान में गए, हम जहाँ जहाँ गए आपको कसरत से बागात मिलेंगे। अफगानिस्तान का सेब दुनिया में मशहूर है, अफगानिस्तान का अनार दुनिया में मशहूर है, अफगानिस्तान का अंगूर दुनिया में मशहूर है, आड़ू, इसके अलावा बाकी यहाँ का गरमा, इसके अलावा बाकी फ्रूट, यहाँ की सब्जियां बहुत शानदार, यहाँ हरियाली है, आपको खेत खलियान यहाँ पे मिलेंगे बहुत शानदार। यहाँ ऐसे गांव हैं अफगानिस्तान में जहाँ एक गांव में 100 किस्म के अंगूर उगाए जाते हैं।
यहां मिनरल्स हैं, मादनियात की बहुतात है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मादनी ज़खायर अफगानिस्तान को अल्लाह ताला ने दिए हैं। इसके अलावा रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के बड़े मुल्कों में शामिल है और इसकी आबादी बहुत कम है। बहुत पोटेंशियल है इस अफगानिस्तान के अंदर। ये अफगानिस्तान दुनिया के जदीद तरीन तरक्की याफ्ता किसी भी मगरबी मुल्क की तरह बन सकता है। इसके पास वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इसके लोगों में रेजिलियंस बहुत है, बहुत जफाकश लोग हैं। अगर उनकी जफाकशी को, अगर उनकी रेजिलियंस को, अगर उनकी जिद्दोजहद को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए प्रोग्रेस के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, तो ये मुल्क दुनिया के वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूं, किसी भी मुल्क से आगे जाने की सलाहियत रखता है। लेकिन बदकिस्मती से पहले यहां सोवियत यूनियन ने मैदान जंग बनाए रखा और फिर 20 साल यहां अमेरिका ने मैदान जंग बनाए रखा। कुछ बैरूनी ताकतों का कसूर है और बहुत बड़ा कसूर अफगानिस्तान की अपनी सियासी जमातों, सियासी ताकतों, यहाँ के लीडर्स, यहाँ के ट्राइबल हेड्स, उनका भी कसूर। जुल्म और वहशत किसी ने नहीं देखी होगी, यहाँ तक कि उन लोगों ने कैदियों पर कुत्ते भी छोड़े। अमरीकी वहशियों की तरह वहाँ आते थे। अमेरिका यहां 2001 में आया था इस मुल्क के इन बच्चों को मुस्तकबिल देने के लिए। इस बच्चे को आज से 15-20 साल के बाद क्या बताया जाएगा कि इसके बाप को, इसके घर के तमाम मर्दों को ड्रोन हमले के जरिए से जलाकर भस्म कर दिया गया। व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुंचे हैं मैदान वर्दक की तहसील है तंगी सैदाबाद और इसका गांव है गुलाब खेल। इस गांव का ये घर है। इस घर पर आज से 4 साल पहले अमेरिका, उसके इत्तेहादी अफवाज या अफगान एयरफोर्स की जानिब से बमबारी की गई थी और इस घर के इस पूरे हिस्से को मस्मार करके रख दिया गया था। सामने भी कुछ कमरे थे, वो भी बिल्कुल तबाह हो गए। यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है इस खत्ते के अंदर। यहाँ पे लोगों के पास रोज़गार के जदीद मौके नहीं है। लोगों की जो आमदन है वो बहुत कम है। 4 साल से आप देख सकते हैं कि ये घर आज तक दोबारा से इसकी असर नौ तामीर नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास माली हैसियत नहीं है इतनी, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो घरों की जल्दी से या दोबारा कम वक्त के अंदर तामीर कर सके। इस जानिब मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान के ऊपर आपको जितने सफ़ेद झंडे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सफ़ेद झंडे उन कब्रों पर नस्ब हैं जो सफ़ेद जो कब्रें तालिबान की हैं, मुजाहिदीन की हैं। चूँकि तालिबान अपने जंगजुओं को शहीद समझते हैं तो ये उनके शहदा की कब्रें हैं। इसी तरह इस पूरे इलाके में मैदान वर्दक में यहाँ बहुत सरसब्ज पहाड़ भी हैं, सगलाख पहाड़ भी हैं। जब आप इस रास्ते पे काबुल की जानिब से आते हैं और आप मैदान वर्दक में दाखिल होते हैं तो सड़क के किनारे कई ऐसे मकामात आपको दिखाई देंगे जहाँ इसी तरह से सड़क के ऊपर ये जो तालिबान का सफ़ेद झंडा है, सफ़ेद परचम है, ये नस्ब होता है और वहाँ पे एक तख्ती लगी होगी। उस तख्ती के साथ ही किसी न किसी तालिब की या मुजाहिद की या बकौल तालिबान उनके किसी शहीद की का मज़ार होगा और वहाँ पे उस तख्ती पे पूरी तफसीलात दी गई होगी कि ये तालिब या ये मुजाहिद कब और किस तरह लड़ता हुआ जो है वो जाँ बहक हुआ है। इस वक्त हम सेंट्रल अफगानिस्तान जिसको कहा जाता है उसमें मौजूद हैं और ये वो इलाका है, ये वो खित्ता है जिसमें ना तो आज तक कभी कोई पाकिस्तानी मीडिया आया, ना कभी कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी आया इस खित्ते में, ना आज तक कभी यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मीडिया आ सका। एक तो उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे
शदीद नौयत की जंग चल रही थी, इतना वॉलेटाइल सूबा था ये कि यहाँ पे कोई शख्स जो यहाँ का मुकामी नहीं वो आ ही नहीं सकता था। और वैसे भी जब कोई सहाफ़ी पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से अफगानिस्तान में आता भी रहा है तो वो भी काबुल को ज़्यादा फोकस करता रहा, काबुल के अलावा अफगानिस्तान को ना होने के बराबर दिखाया जा सका। ये बच्चा, आज इस बच्चे की उम्र 4 साल है। आज से 3 साल पहले जब इस बच्चे की उम्र 1 साल थी तो इस गांव में, ये इस बच्चे का घर है, मेरे कब में आप ये घर देख सकते हैं। आज से 3 साल पहले इस गांव में कुतैबा नामी एक तालिब, जिस पर अमेरिका ने ड्रोन हमला किया, कुतैबा उस ड्रोन हमले में मारे गए। और पश्तून रिवायत और इस इलाके की रिवायत के मुताबिक जब किसी के यहाँ कोई मर्ग हो जाए, फौतगी हो जाए, डेथ हो जाए, तो गांव के लोग कुछ दिन तक उस घर में खाने की अशिया लेकर जाते हैं ताकि उस घर के अफराद के ऊपर खाने का बोझ कम किया जा सके। इस बच्चे का वालिद और घर के बाकी तमाम मर्द, तकरीबन 7 लोग छोटे बड़े, वो गाड़ी में सवार हुए और वो कुतैबा के घर जा रहे थे खाने का एहतमाम करने के लिए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकले तो ये जो बाएं जानिब आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे लकड़ियों का ढेर है, इस जगह पर गाड़ी पर ड्रोन हमला हुआ और उस गाड़ी में सवार तमाम अफराद, इस घर के तमाम छोटे बड़े मर्द खाकस्तर हो गए, कोयला बना दिए गए। अब इस घर में सिर्फ खवातीन बची हैं या उन खवातीन को संभालने वाला ये 4 साल का बच्चा, जो उस वक्त 1 साल का था जब इससे इसका बाप छीन लिया, जब इससे इसके घर के तमाम मर्द छीन लिए गए। अमेरिका यहाँ 2001 में आया था इस मुल्क के इन बच्चों को मुस्तकबिल देने के लिए, या वो इन बच्चों से मुस्तकबिल छीनने के लिए। अमेरिका अफगानिस्तान में आज से 20 साल पहले आया था इस मुल्क को शाद आबाद करने के लिए या इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए। आज 20 साल के बाद अफगानिस्तान के हर गांव में मैं, ये शहर और कस्बे छोड़ दे, हर गांव में आपको इस किस्म की दर्दनाक, कर्बनाक और हौलनाक कहानी मिलती है। इस बच्चे को आज से 15-20 साल के बाद क्या बताया जाएगा कि इसके बाप को, इसके घर के तमाम मर्दों को ड्रोन हमले के जरिए से जलाकर भस्म कर दिया गया। यह बच्चा अपने घर के उन अफराद का, अपने बाप का हिसाब किससे मांग सकता है? आज कौन है जो अमेरिका के गिरबान में हाथ डालकर सवाल कर सके दुनिया की कोई आलमी ताकत? कोई पूछ सकता है अमेरिका से कि इन 20 सालों में उसने जो यहाँ बर्बरियत ढाई, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े, जो अंधोनाक कहानियां रकम की, उनका हिसाब उससे कौन मांग सकता है? बल्कि दुनिया के तमाम अमेरिका के पिट्ठू मुल्क अमेरिका के साथ थे और आज वो सरपट दुम दबाकर भागे, न सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिका के तमाम इत्तेहादी, और अफगान कौम को, इन मासूम बच्चों के नौनिहालों को दर्द और कर्ब की अनगिनत कहानियां देकर छोड़ गया। मेरे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद सलमान खालिद साहब। कारी साहब तालिबान की कमांडर हैं। हम इस वक्त सूबा मैदान वर्दक में हैं। मैदान वर्दक का एक इलाका है, उसको कमांड करते हैं। इनके नीचे एक फोर्स है। इनको अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया था आज से 10 साल पहले। ये 4 साल तकरीबन वहाँ पे कैद रहे। फिर इन्होंने $12,000 रिश्वत दी वहाँ पे बगराम बेस में, जो जज इनकी केस की समाअत कर रहा था, जिसने इनको
तकरीबन 12 साल कैद की सज़ा सुनाई थी और उस जज को रिश्वत दी। वो अफ़गानी जज थे और रिश्वत दे के फिर इन्होंने अपनी सज़ा कम करवाई। 4 साल के बाद ये अब बगराम बेस से रिहा हो गए। तो कारी साहब से मैं जानना चाहूँगा, दुनिया भी सुनना चाहेगी कि बगराम बेस पर होता क्या था। कारी साहब, जो 4 साल आपने बगराम बेस में गुजारे, ज़रा मंजर बताएं हमारे देखने वालों को कि वहाँ पे कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाता था, आप लोगों को किस हाल में रखा जाता था। हमारी ये हालत थी कि ये लोग चीख चीख कर कहते थे कि हम अफ़गानिस्तान को आबाद करने आए हैं। ये तमाम बातें हकीकत में बिल्कुल झूठ थी। ये सरासर धोखा और लोगों को बहलाने की कोशिश थी। असल में ये लोग वहशत फैलाने, यहाँ जुल्म करने और अफ़गान आवाम को शिकंजे में दबोचने के लिए आए थे। जिस छापे में मुझे गिरफ्तार किया गया, उस छापे में बहुत ज़्यादा बमबारी की गई। इस बमबारी में बहुत लोग शहीद हुए, घर तबाह किए गए। फिर जब हमें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बगराम में स्याह जेल बना रखी थी। वो जेल ज़ेरे ज़मीन बनाई गई थी। हमने अपनी आंखों से इसलिए नहीं देखा कि हमें हाथ पांव बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर वहां ले जाया गया, लेकिन उनके तर्जुमान हमें बताते थे कि ये जेल स्याह तरीन जेल के नाम से मशहूर है और वहाँ पर सिर्फ अमरीकी ही हैं, कोई अफ़गान नहीं है। तर्जुमान भी सिर्फ वही थे जिनके मफादात अमेरिका में थे। दुनिया की तारीख में ऐसा जुल्म और वहशत किसी ने नहीं देखी होगी, यहाँ तक कि उन लोगों ने कैदियों पर कुत्ते भी छोड़े। इब्तिदा में मेरे साथ भी बड़ा जुल्म हुआ, हम पर तशद्दुद किया गया। हमने अपनी आंखों से देखा कि कई लोगों को 1 साल तक स्याह जेल में रखा गया, जहां एक कैदी को 2 मीटर ऊंचे और 1.5 मीटर चौड़े सेल में रखा गया। वहीं पर वो लोग शब रोज़ कैद रहते। उनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था। दिन में 2 मरतबा उनसे तफ्तीश होती थी। अमरीकी वहशियों की तरह वहां आते थे। कैदियों के साथ जुल्म होता, उन्हें बरक़ी शिकंजों में कस दिया जाता, उन्हें करंट दिया जाता और तहकीकात के दौरान उन पर कुत्ते छोड़े जाते। इस बदतरीन तहकीकात में कैदियों पर दबाव डाला जाता कि वो ये एतराफ़ करें कि उनका तालिबान से ताल्लुक़ है। इस वहशत और बर्बरियत की वजह से आम कैदी भी ख़ुद को तालिब तस्लीम कर लेता। बज़ोर क़ुव्वत ये मनवाया जाता था। लोगों को बदतरीन अज़ाब दिया जाता, लोगों को सोने नहीं दिया जाता था। 24 घंटों में किसी को 1 घंटा भी सोने नहीं देते थे। दरवाजे ज़ोर ज़ोर से पीटे जाते थे। वहाँ सख्त सर्दी में जेल के अंदर भी छापे मारे जाते। रात के 1 बजे वहशियों की तरह फौजी हमारे पिंजरों में दाखिल होते और हाथ पांव बांधकर और आंखों पर पट्टियां लगाकर हमें बर्फ में फेंक देते। इन कैदियों में मरीज भी थे, आम लोग, बुजुर्ग और उलमा भी थे, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। 4 या 5 घंटों तक लोग बर्फ में पड़े रहते। इन पिंजरों में कभी ऐसा भी होता कि कैदी उनसे पूछते कि आप तो खुद को मजहबी आज़ादी का अलमबरदार कहते हैं, आप हमसे मजहबी कुतुब क्यों छीन लेते हैं? हमारा तो यहाँ कोई काम नहीं, हम तो यहाँ मुतालिया करते हैं। कभी अपने हुकूक से मुतालिक सवाल करने पर भी गैर इंसानी सलूक किया जाता। कंबल, बिस्तर, तकिए वगैरह भी छीन लिए जाते और इंतहाई कम दर्जा हरारत पर एयर कंडीशनर लगा दिया जाता था। ये मजालिम की ऐसी दास्तान है कि ज़ुबान पर भी लाई नहीं जा सकती। आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि हमने अमेरिका के साथ जो मुकाबला किया वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की नुसरत की वजह से मुमकिन हुआ। हमारे साथ अपने अवाम और अफ़गानिस्तान के गैरतमंद लोग थे। अल्लाह की नुसरत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास सिवाय रॉकेट और क्लाशनकोफ के कुछ भी नहीं था। अमेरिका और इत्तेहादियों से हमने जितना भी मुकाबला किया वो हमने अल्लाह पर तवक्कुल करके किया और अल्लाह की मदद के ज़रिए किया। वसाइल के लिहाज से हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।